वैक्सीनेशन टेक्निक्स। किसी भी बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन सबसे आसान तरीका है, लेकिन वैक्सीन के अलावा वैक्सीन का सही प्रकार प्रयोग हो, ये उससे भी अधिक जरूरी है। छोटे चिक्स में आई ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रानीखेत के रोग में एफ वैक्सीन का, आईबी वैक्सीन का, आईबीडी जॉर्जिया वैक्सीन का, बीक डिपिंग, ये आईवी वैक्सीन के लिए आमतौर पे प्रयोग में लाई जाती है। ओरल ड्रॉप के लिए एफ वैक्सीन, लसोटा, आईबीडी, बरसा B2 के आईवी वैक्सीन का प्रयोग कर सकते हैं। और इंट्रानेजल के लिए एफ वैक्सीन, आईवी वैक्सीन, एफ और आईवी वैक्सीन जो आईबीडी, आईबी और न्यूकासल डिसीज दोनों का कंबाइंड वैक्सीन है। इसके अलावा पानी में पिलाने के लिए एफ, लसोटा वैक्सीन, आईबी वैक्सीन, आईबीडी वैक्सीन का इस्तेमाल हो सकता है। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन आमतौर पे रानीखेत का जो आरडीबी वैक्सीन है, जो लेयर टिक्स में या ब्रीडर्स में लगाया जाता है, या फिर लसोटा का इस्तेमाल भी विभिन्न परिस्थितियों में वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फाउल पॉक्स का वैक्सीन इंजेक्शन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बिग बैग वैक्सीन ये फाउल पॉक्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, मुर्गियों में और दूसरे रोग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। सबक्यूटेनियस रूट जो वायरल और बैक्टीरियल वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होता है, ये लाइव वैक्सीन में आता है R2B जो रानीखेत का वैक्सीन है, लसोटा। और स्प्रे के लिए वैक्सीन जो यूज होता है वो आईवी हो सकता है और लसोटा हो सकता है। लेकिन जब भी बीमारियों से रोकने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल होता है तो सही रूट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और आमतौर पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसके बारे में बताती है कि उनका वैक्सीन किस रूट से इस्तेमाल किया जाए। वैक्सीन का डाइल्यूएंट के साथ प्रॉपर्ली मिक्स करना उतना ही जरूरी है। लाइव वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले जो उसका डाइल्यूएंट जो वैक्सीन के साथ में आया है उसको भी ठंडा फ्रिज में करना जरूरी है। और उसके बाद एसेप्टिक कंडीशंस में सिरिंज का इस्तेमाल करके उसको आपस में मिला करके फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन यानी 1 घंटे के अंदर कितने चूजों का वैक्सीन किया जा सकता है आई ड्रॉप से, ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आमतौर पे एफ वैक्सीन के लिए, आईवी वैक्सीन के लिए 1 घंटे के अंदर 600 चिक से ज्यादा अपर लिमिट है, जो 600 चिक से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो आई ड्रॉप का या जो इंट्रानेजल ड्रॉप का जो फायदा है वो छोटे चिक्स में बिल्कुल सही मात्रा में वैक्सीन की मात्रा जाती है। और ये वैक्सीन एनडी, आईबी, आईबीडी के लिए प्रयोग में होता है। चिक्स में पूरी डोज मिल जाती है और लोकल और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों प्रकार के जो रोगों से लड़ने के लिए जरूरी है। इस प्रकार से इंट्रानेजल और इंट्राऑकुलर यानी आई और नेजल ड्रॉप देकर के वैक्सीन की जो इफेक्ट है, जो असर है, उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये लेबर इसके लिए बहुत चाहिए और मेहनत का काम, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदे का बीक डिप मेथड जो रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन है उसको पानी में मिला करके, दूध के पाउडर में मिला करके चूजे के गर्दन पकड़ करके उसकी जो बीक है उसको पानी में डुबोते जाते हैं और छोड़ते जाते हैं। इससे चिक्स की गिनती भी पूरी हो जाती है और साथ साथ वैक्सीन का भी असर हो जाता है। आमतौर पे ये तरीका हम आईवी के वैक्सीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आईवी वायरस के लिए ये सबसे अच्छा रूट है, लेकिन ये उतना सही नहीं है जितना कि आंख और नाक में जो ड्रॉप डाल करके जो तरीका है वैक्सीन करने का। ड्रिंकिंग वाटर का जो वैक्सीन है बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें लेबर बहुत कम लगती है, समय बहुत कम लगता है। एक समय में आप कई साइड में वैक्सीन कर सकते हैं, लेकिन सही मात्रा की वैक्सीन जाएगी या नहीं जाएगी ये हमेशा ही एक क्वेश्चन मार्क बना देता है। इसलिए इसके मुकाबले में इंट्रानेजल, इंट्राऑकुलर यानी आंख और नाक में जो ड्रॉप डाल करके जो वैक्सीन किया जाता है वो अधिक सही है।
ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीन में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि पानी जिसमें कि वैक्सीन मिला रहे हैं उसमें क्लोरीन नहीं होनी चाहिए, यानी पानी की क्लोरीन को कम से कम 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक बंद रखना चाहिए। दूसरा यह है कि मात्रा सही हो, कितने पानी में वैक्सीन का इस्तेमाल करना है ये बहुत जरूरी है। ब्रायलर के चिक्स हो या लेयर के चिक्स हो, और आमतौर पे 1 दिन का चूजा अगर है तो उसके लिए 1 ml पानी ब्रायलर के लिए, 2 दिन का है तो 2 ml पानी वैक्सीन के लिए, और 10 दिन का है तो 10 ml पानी, और 40 दिन का है तो 40 ml पानी की जरूरत होती है। और उसके हिसाब से ही कितने लीटर पानी लगेगा वो आप कैलकुलेट करिए। 1 लीटर पानी में स्किम मिल्क पाउडर जिसमें फैट नहीं होता है 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाइए, और उसमें फिर पहले वैक्सीन को डाइल्यूएंट के साथ मिक्स करिए, और डाइल्यूएंट के साथ मिक्स करने के बाद में फिर जिस बकेट में वैक्सीन का पानी बनाया है उसमें अच्छी तरह से मिला दीजिए, और उसको बराबर मात्रा में जो जितने भी ड्रिंकर्स हैं उतने ड्रिंकर्स के हिसाब से बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसमें पानी का जो वैक्सीन है इसके लिए एक चीज और जरूरी है कि ये वैक्सीन सुबह के समय ही करना चाहिए, और जिस समय वैक्सीन का पानी चिक्स पी रहे हैं उस समय धीरे धीरे चिक्स के सहारे चलिए, जिससे कि चिक्स आपस में चलते रहें और पानी का प्रयोग करें। वैक्सीन शुरू करने के तुरंत बाद जो है फीड लगा दीजिए, जिससे जितनी जल्दी फीड चिक्स खाएंगे उतनी ही जल्दी पानी कंज्यूम कर लेंगे। ड्रिंकिंग वाटर का जो वैक्सीन है वो किसी भी उम्र के पक्षी में किया जा सकता है। आमतौर पे एनडी, आईबी और आईबीडी के लिए ये वैक्सीन इस्तेमाल होता है, और इसका डिसएडवांटेज यही है कि किस बर्ड ने कितना पानी पिया है और कितना वैक्सीन का पानी पिया है वो सही से पता नहीं लग पाता। स्प्रे वैक्सीन रानीखेत के रोग के लिए, आईबी के रोग के लिए, यहाँ तक कि गंवरों के रोग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एनवायरमेंटली कंट्रोल शेड है उन्हीं के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। जो ओपन शेड है, जो ब्रायलर के शेड है, जो डीप लीटर पे है, उनके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्प्रे वैक्सीन का एक फायदा तो यह है कि बहुत कम समय में हम काफी पक्षियों में इसका वैक्सीन कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉपलेट का साइज है अगर वो बहुत छोटा है तो वो ड्रॉपलेट सीधे लंग्स के अंदर जा सकती है, और अगर बहुत मोटा है तो फिर वो नाक के अंदर से या आंख के अंदर से प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। इसलिए ये कोई बहुत अच्छा तरीका वैक्सीन के लिए हमारे देश में नहीं है। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन R2B जो रानीखेत का रोग है का वैक्सीन है उसके लिए करते हैं, या जो किल्ड वैक्सीन है चाहे वो फॉल कॉलरा हो, गोराइजा हो या एनडी किल्ड वैक्सीन हो, तो सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये लंबे समय तक असर रहे इसके लिए ये वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, और मात्रा वैक्सीन की पूरी तरह से मिल जाए इसके लिए भी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबक्यूटेनियस वैक्सीन आमतौर पे जो वायरस की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उन सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लाइव वैक्सीन में R2B के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लसोटा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और ये पूरी तरह से पूरी डोज इसमें वैक्सीन की जाती है। हर मुर्गी के चूजे को या पक्षी को पूरी तरह से डोज वैक्सीन की मिल जाती है। इसमें चाहे वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कर रहे हो चाहे सबकट वैक्सीन कर रहे हो, जो निडल का साइज है वो बहुत जरूरी है कि वो 19 या 20 गेज की हो, और इंजेक्शन के लिए आमतौर पे 400 बर्ड या उससे भी कम पर हमें वैक्सीनेटर की जो निडल है उसको बदलते रहना चाहिए, ताकि अच्छी निडल से किसी प्रकार की रिएक्शन पक्षी के अंदर ना हो। जो सही तरीका है वैक्सीन का, आप मुर्गी के सिर को अपनी तरफ रखिए इंजेक्शन के लिए, और पीठ की तरफ इंजेक्शन लगाइए स्किन उठा करके, या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सीने में लगाया जा सकता है, पैर में लगाया जा सकता है। सबकट इंजेक्शन थाई के नीचे जो स्किन फोल्ड है उसमें लगाया जा सकता है। ये बहुत सारी साइट है जहां की वैक्सीन इंजेक्शन के द्वारा दी जा सकती है। अगर हम सिर की तरफ वैक्सीन लगा रहे हैं तो मुर्गी की गर्दन टेढ़ी हो सकती है। अगर पैर के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर ठीक से नहीं लगा है तो मुर्गी लंगड़ी हो सकती है,
इसलिए वैक्सीन का इस्तेमाल इंजेक्शन के द्वारा अगर कर रहे हैं तो सही ट्रेन पर्सन जो इंजेक्शन लगाना अच्छी तरह से जानते हैं उन्हीं के द्वारा जो है इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसका वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा है कि वैक्सीन की पूरी मात्रा मुर्गी को मिल जाती है और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो जिनका कि लंबे समय तक असर रहता है वो इनका लगाने का सही तरीका है, उनको और दूसरे तरीके से नहीं लगा सकते। अगर वैक्सीन ठीक से नहीं लगी है या वैक्सीनेटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वैक्सीन एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और उस जगह गांठ पड़ सकती है। वो तरीका सही नहीं है। वैक्सीनेटर का जो नोजल है उसमें प्रेशर इतना होना चाहिए कि वैक्सीन धीरे धीरे करके लगे, ना कि एकदम प्रेशर के साथ शरीर के अंदर प्रवेश करे। बिग बैग मेथड ये आमतौर पे फाउल पॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है और इसे लगाने के बाद 2 निडल होती हैं। प्रोग्राम इनको इंजेक्शन के लिए 2 निडल लेती हैं जिनको कि वैक्सीन के सॉल्यूशन में डुबो करके और बिग बैग में जो ये पंख है वहां पर लगाते हैं और 10 दिन के बाद ये देख लेते हैं कि वहां वैक्सीन के टेक बने हैं या नहीं बने। अगर वैक्सीन के टेक बने हैं तो ठीक है, अगर नहीं बने हैं इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन का असर नहीं हुआ है। लेकिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने में ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती 10 दिन के बाद कि वैक्सीन का असर हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि उस वैक्सीनेशन के तरीके में वैक्सीन का पूरी तरह से असर होता ही है। डिसएडवांटेज फाउल पॉक्स वैक्सीन का ये है कि बिग बैग में पूरी तरह से वैक्सीन की मात्रा गई है या नहीं गई है ये निर्धारित नहीं हो सकता, लेकिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने में वैक्सीन की पूरी मात्रा जाती है। जनरल गाइडलाइंस वैक्सीन के लिए पहली बात तो ये कि वैक्सीन का जो स्टोरेज है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। इसके अलावा जो वैक्सीन का डाइल्यूएंट है उसको भी वैक्सीन में मिलाने से पहले अच्छी तरह से चिल कर लेना चाहिए। राइट टाइप का डाइल्यूएंट का इस्तेमाल होना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर जो वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो वैक्सीन के साथ में जो डाइल्यूएंट देते हैं उन्हीं वैक्सीन का यूज होना चाहिए। और रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद यानी वैक्सीन को डाइल्यूएंट के साथ मिलाने के बाद उस वैक्सीन को दोबारा से फ्रीज नहीं करना चाहिए। डाइल्यूएंट्स हर वैक्सीन के लिए अलग अलग हैं। स्टेरॉइड डाइल्यूएंट जो है वो एक डिस्पोजेबल सिरिंज से डाइल्यूएंट खींच करके वैक्सीन के वायल में लगाना चाहिए और अच्छी तरह से शेक करने के बाद जो है फिर डाइल्यूएंट के अंदर इंजेक्शन से उस वैक्सीन को डाल देना चाहिए। और उसके बाद जितने पक्षों में वो वैक्सीन यूज होनी है, चाहे वो पानी में यूज होनी हो चाहे इंजेक्शन से यूज होनी हो, उसके बाद उसका इस्तेमाल होना चाहिए। किल वैक्सीन के लिए कुछ जरूरी नियम है। एक तो ये कि वैक्सीन बॉटल को कम से कम 2 मिनट अच्छी तरह से शेक करना चाहिए और कम से कम आधे घंटे रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना चाहिए ताकि एकदम ठंडी वैक्सीन मुर्गी को ना लग जाए। सर्दी के दिनों में अगर ठंडी वैक्सीन लग गई है तो मुर्गी में सर्दी लग सकती है। ये कुछ फोटोग्राफ हैं जिसमें दिखाया गया है कि नंबर 1, 2 और 3 के जो ये इमल्सन है ये तो इस्तेमाल हो सकते हैं, फिट है यूज के लिए, लेकिन नंबर 4 और 5 के जो इमल्सन है ये ब्रेक हो चुके हैं, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन वैक्सीन लगाने से पहले अच्छी तरह से शेक कर लें ताकि इमल्सन में अगर थोड़ी बहुत कमी भी हुई है तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इम्यून रिस्पॉन्स जो वैक्सीन का है किल का, वो इस तरह से होना चाहिए कि काफी लंबे समय तक रहे। जैसा कि पहले वाले ग्राफ में दूसरे ग्राफ में वैक्सीन का इंटेक तो बहुत अच्छा हुआ है लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। इसलिए ये जरूरी है कि वैक्सीन का प्रयोग इस तरह से हो कि उसका असर काफी लंबे टाइम तक रहे। बहुत सी चीजें हैं जो वैक्सीन में करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना एक बार बहुत जरूरी है। एक तो वैक्सीन का स्टोरेज प्रॉपर हो, जो वैक्सीन कंपनी जैसे बताते हैं कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वैक्सीन का स्टोरेज होना चाहिए और वैक्सीन एक्सपायरी होने से काफी पहले उसका इस्तेमाल प्रयोग हो जाना चाहिए। वैक्सीन एक्सपायर होने के बाद उसका प्रयोग कभी भी नहीं होना चाहिए। डाइल्यूएंट को वैक्सीन में मिलाने से पहले चिल कर लें, जिस तरह से कि वैक्सीन का जो टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री पर रखा है, डाइल्यूएंट के टेम्परेचर को भी उसी पर रखें ताकि दोनों को आसानी से एक ही टेम्परेचर पर मिलाया जा सके। इसके अलावा मैचिंग
क्वालिटी डायलुएंट की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर देते हैं उसके साथ इस्तेमाल होना चाहिए, और एसेप्टिक कंडीशन से, यानी जो डिस्पोजेबल सिरिंज है स्लाइड, उनसे डायलुएंट खींच करके और फिर वैक्सीन के बैल में मिलाएं और उसके बाद जो है उसका प्रयोग करें। जल्दबाजी में वैक्सीन ना करें, ताकि स्पीड तो आपकी ज्यादा है, लेकिन अगर वैक्सीन पूरी तरह से हर पक्षी में, हर चिक्स में अगर नहीं जा रही है तो वैक्सीन पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगी। और कभी भी वैक्सीन को सनलाइट के साथ एक्सपोज ना करें, क्योंकि सनलाइट में डेट्रीमेंटल इफेक्ट है। इसके अलावा बीमार मुर्गी को अलग ही कर लें। बीमार मुर्गी को वैक्सीन करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसको लगाएंगे भी वैक्सीन तो जरूरी नहीं है कि वैक्सीन का असर पूरी तरह से हो जाए। इसमें जितनी भी सिरिंजें या जो भी चीजें यूज होती हैं, आमतौर पे ग्लव्स पहनने के बाद में वैक्सीन को ऑपरेट करें, ताकि हमारे हाथ की कोई भी गंदगी वैक्सीन या वैक्सीन नीडल के कांटेक्ट में नहीं है। इसके बाद जो किल्ड वैक्सीन है उनमें तो इतनी समस्या नहीं है, उनको तो डिस्पोज आप जमीन में गाड़ करके कर सकते हैं। लेकिन जो लाइव वैक्सीन है उनको या तो पानी में उबाल दें, या उनमें किसी डिसइंफेक्टेंट में डाल दें, या फिर जमीन में प्रॉपर्ली उनको गर्म करने के बाद डिस्पोज आउट करें। ये कुछ चीजें हैं जो क्या करें क्या ना करें वो जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा मैनेजमेंट और बायोसिक्योरिटी। मैनेजमेंट में आता है अच्छा पानी और अच्छा फीड, और बायोसिक्योरिटी में आता है कि कंट्रोल ऑन दी मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, यानी एक फार्म का कोई भी सामान, एक फार्म का कोई भी आदमी दूसरे फार्म पर ना जाए। ये वैक्सीन का असर होने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि वैक्सीन का प्रयोग बीमारी से रोकने के लिए आवश्यक है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.